साल 1947 केनेथ आर्नोल्ड एक क्रैश एयरक्राफ्ट के सर्च ऑपरेशन में अपने सिंगल इंजन ARA-2 एयरक्राफ्ट में उड़ान भरते हैं। उन्हें वॉशिंगटन के कैस्केड माउंटेन्स के ऊपर करीब 1000 फीट पर एक तेज रोशनी दिखी। ध्यान से देखने पर उन्हें वहां 9 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए जो एक पाइपलाइन जैसे दिखते थे। आर्नोल्ड ने अंदाजा लगाया कि उनकी स्पीड करीब 1200 किलोमीटर पर आवर होगी, जो उस टाइम के सबसे तेज एयरक्राफ्ट से 2 गुना ज्यादा थी। इन ऑब्जेक्ट्स को फ्लाइंग सोसर्स का नाम दिया गया और कुछ ही दिनों में ये फ्लाइंग सोसर्स दुनिया भर के लिए एक मिस्ट्री बन गए। पर ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स थे किसके? ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप को एक रेडियो सिग्नल मिला जो लगातार 72 सेकंड तक रिसीव हुआ, पर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 3 दिन बाद जब एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन डाटा कलेक्ट कर रहे थे, तब उनका ध्यान इस सिग्नल पर पड़ा। इस इंसिडेंट ने उनको सरप्राइज कर दिया क्योंकि ये सिग्नल हाइड्रोजन वेवलेंथ पर रिसीव हुआ था, जो यूनिवर्स की सबसे कॉमन वेवलेंथ है, और ये आया था कई 100 लाइट ईयर्स दूर सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से। पर इसे भेजा किसने था? पेरू के नाज़का डेजर्ट को जब आप आसमान से देखते हो तब आपको ये अजीबोगरीब लाइंस दिखेंगी। रिसर्चर्स की माने तो इन्हें 1500 से 2800 साल पहले बनाया गया था, पर जितना इनका साइज है, बिना किसी ड्रोन या एयरक्राफ्ट के ये लाइंस कैसे ड्रॉ की गई? ये सभी इंसिडेंट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या एलियंस सच में मौजूद हैं? क्या हमसे भी अलग कोई और दुनिया है? इतना ही नहीं, इससे जुड़ी ना जाने कितनी ही बातें हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स। आखिर कैसे इतने बड़े पत्थर उस वक्त इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए गए जब एक सिंपल लीवर तक का इन्वेंशन नहीं हुआ था? यूएस नेवी की लेफ्टिनेंट कमांडर एलेक्स और उनकी टीम पैसिफिक ओशियन पर एक नॉर्मल रूटीन राउंड पर थे कि तभी उन्हें अपनी टीम से एक अनयूजुअल एक्टिविटी की जानकारी मिली। जैसे ही एलेक्स वहां पहुंची, उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी। उन्होंने एक व्हाइट विंगलेस कैप्सूल देखा जो कुछ ही सेकंड्स में आंखों के सामने से ओझल हो गया। एलियंस और उनकी प्रेजेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसका जवाब हर किसी को जानना है। एलियंस के नाम पर प्रोड्यूसर्स ने मूवी बनाकर बेशुमार पैसा कमाया और कई देशों की मिलिट्री ने सीक्रेट ऑपरेशंस तक चलाए। और ऐसा नहीं है कि इन अनजान चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की गई। इसी कोशिश में सबसे पहला कदम रखने वाले थे एनरिको फर्मी। फर्मी का कहना था कि हमारा यूनिवर्स 92 बिलियन लाइट ईयर्स जितना बड़ा है। इसका मतलब है कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तब भी हमें यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 92 बिलियन ईयर्स यानी 92 अरब साल लगेंगे। इतने बड़े यूनिवर्स में जहां अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, उसी में एक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसमें सूरज जैसे 100 बिलियन तारे हैं। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले कैसे हैं? और अगर कोई एलियन है तो हमें आज तक मिला क्यों नहीं है? वेयर इज एवरीबॉडी? और इसी सवाल को आज हम फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। फर्मी के इस सवाल को 1961 में एक स्टेप और आगे ले गए फ्रैंक ड्रेक। ड्रेक ने पूरी की पूरी एक इक्वेशन बनाई जो इस बात की कैलकुलेशन कर सकती थी कि एक्चुअल में हमारे जैसी कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं, और इसी इक्वेशन को नाम दिया गया ड्रेक इक्वेशन। दरअसल 1959 में फिजिसिस्ट गुसिपी और फिलिपिन मॉरिसन नेचर नाम की एक जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें कुछ रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में भेजने चाहिए जिसकी वेवलेंथ न्यूट्रल हाइड्रोजन के इक्वल हो, क्योंकि यही एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है और ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरी सिविलाइजेशंस इसे कैच कर पाएं। 2 महीने बाद प्रोफेसर शेपली ने एक अंदाजा लगाया कि हमारे जैसी करीब 100 अरब दुनिया है जहां जीवन हो सकता है, पर यह सिर्फ एक अंदाजा था। जिसके बाद प्रोफेसर ड्रेक अपनी ड्रेक इक्वेशन के साथ सामने आए। ये इक्वेशन हमें डाटा तो बताती है, पर इसमें कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कत ये है कि इसके कुछ वेरिएबल्स का डाटा तो हमारे पास है, जैसे कितने नए स्टार हर साल बन रहे हैं और कितने तारों के पास अपने प्लैनेट्स हैं, पर इसमें कुछ वेरिएबल्स का एक्चुअल डाटा पता कर पाना अभी के टाइम पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे ये वेरिएबल, ये बात करता है उन प्लैनेट्स की जिन पर एक्चुअल में जीवन हो सकता है। मतलब जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, पर जीवन सिर्फ धरती पर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन में है। पर क्या है ये हैबिटेबल या गोल्डीलॉक्स जोन? हर स्टार का एक अपना जोन होता है। इस जगह पर प्लैनेट ना तो अपने स्टार से इतना दूर होता है कि वहां प्रेजेंट लिक्विड बर्फ बन जाए जैसे नेपच्यून है, और ना इतना पास होता है कि उस स्टार की गर्मी से वहां मौजूद पानी भाप बन जाए जैसे मरकरी। ये बीच का एक जोन है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस जीवन को हम जानते हैं उसके लिए पानी लिक्विड फॉर्म में होना जरूरी है। पर इस बात को आज की मॉडर्न रिसर्च किसी हद तक नकारती है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट फेलिसा वोल्फ का कहना है कि हमें ऐसी जगह पर भी जीवन मिला है जहां आज तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जैसे कि ज्वालामुखी या समुद्र के इतना नीचे जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम
एक्सट्रीमोफाइल्स के नाम से जानते हैं। 2013 में रिलीज हुए केपलर टेलीस्कोप के डाटा को देखें तो अकेले हमारी गैलेक्सी में ही 40 अरब अर्थ जितने साइज के प्लैनेट्स हैं जो इस हैबिटेबल जोन में आते हैं, और इनमें से सबसे करीब है प्रोक्सिमा सेंचुरी बी जो हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। यही नहीं, ट्रैपिस्ट-1 जो कि एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन का एक छोटा सा स्टार है, इसके पास 7 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इस गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं। तो इसका मतलब हमने जीवन का पता लगा लिया है। जी नहीं, सिर्फ हैबिटेबल जोन में प्लैनेट होने से लाइफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि प्लैनेट पर लाइफ होने के लिए कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जिसमें से 2 फैक्टर्स का जिक्र हम कर चुके हैं। जिसमें पहला था एक स्टार का होना जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, और दूसरा है वाटर का लिक्विड फॉर्म में होना। पर इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए काम करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन। कैसे शुरू में यही कुछ गैसेस अर्थ पर प्रेजेंट थी, पर धीरे धीरे इन्हीं गैसेस से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसेस बनी और उनसे निकला H2O यानी पानी, जिसमें जन्मे प्रोकैरियोट्स जो बाद में यूकैरियोट्स बने, जिससे बनी पहली फिश, और फिर जीवन पानी से जमीन पर आया। हम डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल एविडेंसेस पीछे छोड़ते हैं जिन्हें बायो सिग्नेचर्स का नाम दिया जाता है, जिसे देखकर हम जीवन को समझते हैं, जैसे DNA, RNA, पौधों के सीड्स, जानवरों के फुटप्रिंट्स, उनके फॉसिल्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने पीछे लेयर्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है। इन्हें देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि प्रेजेंट या पास्ट में इस जगह पर जीवन रहा होगा। पर इन सब बायो सिग्नेचर्स का पता लगा पाना इतना आसान भी नहीं है, और इसी बात को सहारा देती है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। ये थ्योरी बताती है कि हमारी जैसी कॉम्प्लेक्स लाइफ होना कितना अनकॉमन है। उसके लिए हमारे प्लेनेट का गोल्डीलॉक्स जोन में होना जरूरी है। साथ ही प्लेनेट पर एक मैग्नेटिक फील्ड और ओजोन जैसी परत का होना भी जरूरी है, क्योंकि स्टार्स टाइम टू टाइम बहुत सारी डेंजरस सोलर फ्लेयर्स निकालते हैं। इसके अलावा भी कई सारी अल्ट्रावायलेट रेज स्टार्स से आती हैं जो प्लेनेट पर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जिससे हमें ओजोन लेयर ही बचाती है। इसके अलावा भी वो प्लेनेट ऐसे सोलर सिस्टम में ना हो जिसके आसपास कोई सुपरनोवा या ब्लैक होल हो। साथ ही प्लेनेट के पास अपना खुद का मून होना चाहिए जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेनेट पर बैलेंस बनाकर रखे। पर चलो मान लेते हैं कि ये सब कंडीशंस भी फुलफिल हो जाती हैं, तो क्या हम हमारी जैसी इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढ पाएंगे? इसका पता कर पाना और ज्यादा मुश्किल है। सपोज कीजिए किसी एक प्लेनेट पर हमारे जैसी इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है, पर उनसे हमारी अर्थ की डिस्टेंस 1000 लाइट ईयर्स की है। तो अगर हम ऐसा सिग्नल या ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना भी लें जो लाइट की स्पीड से चलता हो, तो भी हमें वहां पहुंचने में 1000 साल लगेंगे। तो क्या गारंटी है कि जब तक हमारा मैसेज उन तक पहुंचे वो जिंदा रहें, या उस तरफ से कोई सिग्नल जब तक हमारे पास आए हम जिंदा रहें? अर्थ की हिस्ट्री में ऐसा पहले भी हो चुका है, जब एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया और डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है, और इंसान का सिविलाइज इतिहास मुश्किल से 10,000 साल पुराना। उसमें भी पिछले 200 सालों में हमने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमसे पहले यहाँ कोई नहीं आया था, या किसी ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? और यही है ड्रेक इक्वेशन का आखिरी वेरिएबल, जो ये कहता है कि जब तक हमारा मैसेज उन तक या उनका मैसेज हम तक आएगा, क्या लाइफ तब तक सस्टेन कर भी पाएगी या नहीं। साल 1974 में प्यूर्टो रिको के अरेकेबो टेलीस्कोप से एक मैसेज 25,000 लाइट ईयर्स दूर ग्लोबुलर क्लस्टर में भेजा गया। इस मैसेज में 1679 बिट्स डाटा था, और ये कुछ ऐसा दिखता था। इसमें हम इंसानों के बारे में कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि 1 से 10 तक की गिनती, हमारे DNA का स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल कंपोजिशन, इंसानी बॉडी की एक पिक्चर जो कि बाइनरी कोडिंग में लिखी गई थी, हमारा सोलर सिस्टम और उसमें हमारी लोकेशन, ताकि जब किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को ये सिग्नल मिले तो वो हमारे बारे में जान पाए। पर क्या हो अगर वो इस मैसेज को पढ़ ही ना पाए? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस जगह पर हम सिग्नल भेज रहे हैं वहाँ लाइफ तो हो, लेकिन अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टेज में हो, या अभी इतनी विकसित ही न हुई हो कि इस मैसेज को रिसीव कर सके या उसे पढ़ सके और समझ सके। पर ये सब थ्योरीज तो तब काम करेंगी जब सामने वाला भी हमारे साथ कनेक्ट करना चाहता हो। पर क्या हो अगर जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं वो चाहते ही ना हो कि हम उन्हें ढूंढ सके? इसी डाउट को सामने रखती है जू हाइपोथेसिस। जैसे कि हम कभी जू में जाते हैं, एक बड़ा सा जू, वहाँ हम अलग अलग जानवरों को दूर से देखते हैं। कई बार उन जानवरों को पता भी नहीं होता कि हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हो सकता है जैसे हम जानवरों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ऐसे ही कोई हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो जो हमें ऑब्जर्व कर रही हो बिना हमारी नजर में आए। स्पेकुलेशंस के इस सफर में हमें एक स्टेप और आगे ले जाती है 2003 में आई निक बोस्टन की सिमुलेशन थ्योरी। हमने कभी न कभी वीडियो गेम जरूर खेले हैं, पर पहले के वीडियो गेम्स में
और आज के वीडियो गेम्स में जमीन आसमान का अंतर है। आज जहां GTA 5 और साइबरपंक जैसे इतने रियलिस्टिक गेम्स अवेलेबल हैं, जिनमें शैडो से लेकर कैरेक्टर मूवमेंट तक इन्हें इतना रियलिस्टिक बनाया गया है कि अंतर कर पाना मुश्किल है। और ये सब पिछले कुछ सालों में ही हुआ है। तो क्या आने वाले 100 सालों में ऐसे गेम्स नहीं बन सकते जो रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में अंतर ही खत्म कर दें? तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिस दुनिया को हम रियल समझ रहे हैं वो किसी गेम का या एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा हो, और साइंटिस्ट इसके फेवर में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते हैं। जैसे वीडियो गेम्स में कैरेक्टर को जो हम दिखाना चाहते हैं वो वही देखता है, पर कभी कभी गेम्स में ग्लिच आ जाती है। मतलब जिस काम के लिए उस गेम को कोड किया गया है कभी कभी उसमें चेंज आ जाते हैं। ठीक वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने उस टाइम के साइंटिस्ट की नींदें उड़ा दी। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट के पहले तक हम मानते आए थे कि लाइट वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, पर इस एक्सपेरिमेंट में जब लाइट को दो स्लिट्स के बीच से पास कराया गया तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। जब लाइट को कोई देख नहीं रहा होता था तो लाइट वेव की तरह बिहेव करती थी, पर जब लाइट को ऑब्जर्व किया जाता था तो लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने लगती थी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे कैरेक्टर को जितना दिखाया जाता है उसकी कोडिंग उतना ही उसके सामने रखती है और बाकी की दुनिया ब्लैंक कर दी जाती है। जैसे वीडियो गेम्स में उस कैरेक्टर के लिए वीडियो गेम की दुनिया ही सच है, पर असल में उसे कंट्रोल तो हम कर रहे हैं। तो क्या हमें भी कोई कंट्रोल कर रहा है? क्या हम भी किसी सिमुलेशन का ही हिस्सा हैं? क्या ये सब वही कंट्रोल कर रहा है जिसे कोई भगवान तो कोई अल्लाह कहता है? हु नोस। बस दुआ कीजिए कि गेम खेलने वाला गेम ओवर ना बोल दे।